हेलो एवरीवन, जर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपका लगभग 99% क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल जाएंगे अगर इस पेपर को आप सही तरीके से सॉल्व आउट कर लेते हैं और सही तरीके से समझ लेते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, इसके लिए आपको 70 नंबर मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पेपर खंड आ और खंड बा में बटा हुआ होगा। खंड आ बा जो दूसरा 3 उपखंडों में बटा होगा, का खा गा। ओएमआर शीट आपको मिलेगी जिसमें 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे। 20 क्वेश्चन पर आपको बॉल पॉइंट पेन से गोले भरने होंगे। तो देखते हैं आगे का किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला शुरू करते हैं हम बहुविकल्पिक प्रश्न, जो कि खंड आ है। इसमें उपखंड का दे रखा है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। बात हो रही है जब नेत्र के अंदर, आई के अंदर प्रकाश यानी लाइट जाती है तो सबसे ज़्यादा अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। इसके ऑप्शन से क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर, जिसे परितालिका पर, या तीसरा है पुतली पर। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा खा, कॉर्निया पर सबसे ज़्यादा अधिकांश परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो वोल्टता क्या होती है, V बराबर W/I × T। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, कार्य किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ये कंडीशन कब है, जब कोई भी हमने अवतल दर्पण ले लिया तो जो वस्तु है उससे बड़ा बनना चाहिए प्रतिबिंब उसका। ये कंडीशन कब होती है, तो इसके लिए अगर आपको प्रतिबिंब जो है वास्तविक भी होना चाहिए और उससे बड़ा भी होना चाहिए वस्तु से, तब इसके लिए सही आंसर होगा कि अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी इसका आंसर हो जाएगा गा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी वो दूर की वस्तु को तो पढ़ ले रहा है, ठीक है, परंतु वो पाठ्य पुस्तक, पास में जो पुस्तक है उससे नहीं पढ़ पा रहा है। इसका सही आंसर है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। इसके ऑप्शंस भी देख लिए, 1/5 ओम, दूसरा इसका ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 1/25 ओम, और तीसरा है 1/10 ओम, और चौथा है 25 ओम। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ये देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास 5 प्रतिरोधक हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 1/5 ओम है। आपको बताना है न्यूनतम, कम से कम प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे वो देखिए। आप पहले 5 प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ये 1 हो गया, इसी प्रकार से 2 हो गया, और ये 3, और ये 4, और लास्ट वाला ये 5 प्रतिरोधों को आप जोड़ लोगे। ये इस तरीके से जुड़ चुके हैं। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे। प्रत्येक का क्या है, 1/5 है। प्रत्येक का कितना वैल्यू दे रखी है, 1/5। तो 1/5 क्या करेंगे, हम R निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे इसमें। तो R इक्विवेलेंट के लिए हम समांतर का श्रेणीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व आउट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो लेंथी क्वेश्चंस में भी आ जाता है और 1 नंबर में भी आ जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप। अब देखिए 1/R1, अब R1 कितना है वो दे रखा है 1/5, सारे की वैल्यू इक्वल है तो 1/1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इधर मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व आउट। किस तरीके से होगा, ये चल रहा है 1/R इक्विवेलेंट के, मतलब टोटल जो होगा उसके, तो 1 तो ऊपर सेम रहेगा।
अब ये देखिए जो नीचे वाला है ना, ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/r EQ = 25। अब हमने निकाला है 1/r, अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट के। R इक्विवेलेंट के लिए निकालने के लिए ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 1/25। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए, क्या 1/25 इसका ऑप्शन कहीं पर है? तो ये रहा देखिए खा वाला, ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1/25 ओम। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, देखिए आपको दे रखा है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है वो समझ लीजिए थोड़ा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, किस बिंदु पर होगी, जो किधर होगा? तो इसका सही आंसर है तार के ठीक नीचे। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक अत्यधिक छोटा बनेगा? देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो इसके लिए देखिए, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सबके लिए अत्यधिक छोटा ही बनेगा। नेक्स्ट है, अब शुरू हो जाता है उपखंड खा। इसमें है एक मिश्र धातु या मिश्र धातु, मिश्रातु या मिश्र धातु। क्या है? एक तत्व है, एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये एक समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। एक शब्द यहाँ पर आया असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आप इस क्वेश्चन में केवल आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है। देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो आपके ऑप्शंस दो हैं, बी और डी। अब आप देख लीजिए बी डी किस में है, ये रहा खा वाले में, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक चूने का जो बुझना होता है ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। तो आप ये देख लीजिए बी और सी किस में ठीक है, तो बी और सी ठीक है खा में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? यहाँ पर परमाणु त्रिज्या दिखाई गई, यानी गोले के अंदर दिखाई गई होगी त्रिज्या। देखिए ये गोले बना रखे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका नियम क्या होता है, सेंटर से लेकर यानी नाभिक से लेकर अगर आप किसी की भी त्रिज्या दिखाएंगे तो जहाँ तक भी उसका कोश होगा वहाँ तक की आपको लाइन दिखानी होगी। मान लीजिए हम अगर यहाँ से दिखा रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ तक दिखाओगे, और अगर एक कोश और होगा तो आप उस कोश तक दिखाओगे। ये सारी त्रिज्याएं कहलाएंगी। तो नाभिक से ध्यान रखना, ये तो देखिए नाभिक के अंदर ही है तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, जो ये क्वेश्चन में ये नाभिक हो गया, नाभिक से लेके देखिए यहाँ तक दिखा दिए इन्होंने, ठीक है, के तक दिखा दिए, ये पहले सेल तक दिखा दिए। दूसरे में क्या है, नाभिक से लेकर लास्ट तक दिखा दिए, यानी ये भी एक कोश तक दिखा रहा है, परंतु ये दो कोशों के बीच की दूरी है, तो दो कोशों के बीच की त्रिज्या नहीं होती। त्रिज्या कहाँ होती है, नाभिक से लेकर और कोश तक, कोई सा भी कोश क्यों ना हो वो सारी त्रिज्याएं ही आती हैं। तो सेकंड और थर्ड वाला जिसमें हो वही सही है, तो ये हो जाएगा खा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। यह है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। आपको देखिए कॉलम ए और कॉलम बी दो दे रखे हैं, इनको आपको मिलाना है। किस तरीके से मिलाओगे इसको समझ लीजिए। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है ब्रंजन, क्या है, ब्रंजन। फिर आ जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि बात हो रही है प्रतिअम्ल, ये एंटी एसिड होता है। धावन सोडा, धावन सोडा है
कांच का विरचन करता है। फिर आ जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड है, अगर तोड़ेंगे तो क्लोरीन निकलेगा, तो ये हो जाएगा इसका ये वाला आंसर। तो आप मिला लीजिए, ए के साथ में होना चाहिए सी, बी के साथ में होना चाहिए डी, और सी के साथ में होना चाहिए ए, और इसी प्रकार डी के साथ में होना चाहिए बी। तो मिलाइए, ए के साथ सी किस में है, इसमें है और इसमें है, दो में हो गया। अब बी के साथ में डी किस में, ये रहा, सी के साथ ए आ गया और डी के साथ बी आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गा वाला, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न नंबर 13, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन नीले को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये है उपखंड गा। प्रश्न नंबर 14 है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, ध्यान रखना मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। आंसर आपको यहीं पर बता दिया, मुंह द्वारा फूंका जाता है। जब मुंह के द्वारा फूंका जाएगा तो भाई सिंपल बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बाहर निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दूधिया हो जाता है। अगला है, कुछ डायनासोरों में एक पर, पिच जिसे बोलते हैं, पर की बात हो रही है, ठीक है, पंख की बात हो रही है, मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका एक अर्थ हुआ कि, इसका क्या अर्थ हुआ? सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है, तो पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। अगला प्रश्न आ जाता है 16, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ है, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी के परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुपित होने की अवधि से कोई संबंध नहीं, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या होगा भाई? देखिए, जीवाश्म पृथ्वी की बहुत गहरी परतों पर है ना दबा हुआ, तो बात सिंपल है, हजारों वर्ष पूर्व की बात हो रही होगी, इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा खा वाला। प्रश्न नंबर 17, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो ए जो है, जो ए यहाँ पर दर्शाया गया है, ये होता है प्रांकुर। ये क्या होता है? प्रांकुर, जिससे क्या होता है? तना बनता है। यह है बीज पत्र, बी वाला क्या हो जाएगा? बीज पत्र। फिर आ जाता है सी, सी क्या है? मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब होता है जिससे कि जड़ें निकलती हैं, तो ऐसा ही देख लीजिए, प्रांकुर, बीज पत्र, मूलांकुर कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको गा वाले में। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 18, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये करा जाता है जीव संरक्षण हेतु। फिर आ जाता है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे बीज के बीज वाले पौधे RR/Y झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR/Y में संकर कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होते हैं? तो ये होते हैं गोल पीले। ये कैसे होंगे? गोल और पीले। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? ये वाला अंग पूछा गया, ये वाला जो कि ए से दिखाया गया, ये अंग कौन सा है? गिरवा योनि, गर्भाशय, अंडाशय। तो ये अंडाशय है। ये 20 क्वेश्चन हो गए जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए, ये भी उपखंडों में बटा हुआ है। पहला दे रखा है इसमें, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपट लिखिए। इसमें आपको चिन्ह बनाना है इस तरीके से कि किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, किसी भी दर्पण के लिए बनाना है। डायग्राम का ध्यान रखना, 1 नंबर नहीं तो आपका कट जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में परिवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम, पहला 4 ओम दूसरा 1 ओम हो जाए? मतलब क्या है, इसको आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि आंसर 4 ओम आ जाए, फिर ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इसका 1 ओम आंसर आ जाए। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे कि किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दोनों नियम भैया इंपॉर्टेंट है, आप दक्षिणा वामावर्त दोनों पढ़ के जाना, सीधे सीधे मैं बताऊं।
अथवा में क्वेश्चन मिलेगा आपको मोटर एक आनी है, 3 मोटर में से एक मोटर आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो दिष्ट धारा हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, या विद्युत डायनेमो यानी सीधे मोटर जनित आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट आ जाता है खंड बा। खंड बा में क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। यहाँ पर आपको इसको ओपन करके लिखना है। क्लोरोप्रोपेन को, 2 मेथिल प्रोपेनॉल को, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल को, पेंटेनोइक अम्ल को। देखिए मैं सारा पेपर सॉल्व आउट नहीं करा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तकरीबन ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर मैं पूरी सॉल्व आउट कराता हूँ। इसलिए यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14 तत्वों की पहचान करना है। तत्वों आवर्त सारणी में किन तत्वों के समूह संख्या और आवर्त पहचानिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, किसी के पूछ सकते हैं आप 17 का, तो विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिकारकों में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी होंगी जिसको आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखी है, आता है, ठीक है, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टिप्पणी करना है संयोजन, अभिक्रिया, संरक्षण और भर्जन। नेक्स्ट आ जाता है खंड का। इसमें क्या है, संकरण दे रखा है, संतति दे रखा है, ये आपको संकरण कराना है और यहाँ पे संतति बताना है। नेक्स्ट है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको चित्र के द्वारा बताना है रंध्र कैसे खुलते हैं और बंद कैसे होते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में दे रखा है, ये आता है, ठीक है, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर और मादा में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। ये मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व आउट करके बता दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं जो कि 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।